अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास, a potential difference is applied across the ends of a copper wire. What is the effect on the drift velocity of free electrons by increasing the potential difference and by decreasing the length and temperature of the wire? ये तो दो चीज़ें उससे हमसे पूछी हैं कि अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को देखें तो क्या उस पे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करने से क्या असर पड़ता है और लेंथ और टेम्परेचर को डिक्रीज करने से क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए हम एक फार्मूला डेवलप कर लेते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी होगा, लेकिन आप मेरे साथ इसको ज़रा समझ लें। सपोज करेंगे हमारी कॉपर वायर है, उसका हमने छोटा सा पैच लिया है जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स गुजर रहे हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ से गुजर रहे हैं, और ये जो छोटा सा पैच है इसकी लेंथ l है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है a, और डेल्टा t टाइम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस एरिया को क्रॉस कर जाते हैं। अगर लेंथ l है, एरिया a है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा l टाइम्स a। ठीक हो गया। तो फिर करंट इस पैच में से क्या होगा? वो होगा डेल्टा q डिवाइडेड बाय डेल्टा t। ठीक है, तो डेल्टा क्यू जो है वो हमें पता है कि चार्ज जो है वो मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज की सूरत में होता है। यानी हमने जैसे पहले बात की थी, जैसे मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप मेथड जो है, जो हमें बताता है कि किसी भी चीज़ के ऊपर जो चार्ज होगा वो इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। सो आई जो है फिर वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपके पास n टाइम्स e डिवाइडेड बाय डेल्टा t। ठीक है, E is charge of electron और N is the total number of charges. ठीक है, total number of charges equals to total number of charges times the charge of each electron is the total number of charge. ठीक हो गया। सो यहाँ से अब ये जो कैपिटल N है ना, यानी टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, सो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस जो है वो बराबर होगा एक 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 ये तो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस हैं। एक और टर्म होती है जिसको हम कहते हैं नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। वो होता है n इज इक्वल टू कैपिटल N यानी टोटल नंबर ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सो ये क्या चीज़ है? ये है नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, सो स्मॉल n इज द नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम एंड कैपिटल N इज द टोटल नंबर ऑफ चार्जेस। यानी अगर हमने यहाँ से कैपिटल N निकालना हो तो वो क्या होगा? स्मॉल n टाइम्स v। ये टोटल चार्जेस कितने होंगे? वो चार्जेस जो पर यूनिट वॉल्यूम है, स्मॉल n, टाइम टोटल जितना भी वॉल्यूम है हमारे पास। यानी अगर अगर लेट्स से 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में 10 चार्जेस पड़े हुए हैं, हमारे पास 100 मीटर क्यूब वॉल्यूम है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 100 आपके पास 1000 जो है वो चार्जेस होंगे 100 मीटर क्यूब वॉल्यूम में। बात समझ आई है? ऐसे ही जैसे टॉफ़ियों वाला होता है ना कि एक टॉफ़ी जो है वो अगर 10 रुपए की है तो 10 टॉफ़ियाँ कितने की होंगी? 100 रुपए की होंगी, इस तरह। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम है, ये हमारा टोटल वॉल्यूम है। तो टोटल चार्जेस क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम टाइम्स द टोटल वॉल्यूम। ठीक हो गया? ओके, सो हम यहाँ पे पुट कर देंगे वॉल्यूम की जगह क्या पुट करेंगे? वॉल्यूम है लेंथ मल्टीप्लाई बाय एरिया। फिर हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे? हम कहेंगे कि ये हो गया स्मॉल n e a l डिवाइडेड बाय डेल्टा t। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो, आई एम सॉरी कि बाहर बहुत शोर हो रहा है। अच्छा जी, तो जो जो चार्जेस हैं हमारे वो कितना डिस्टेंस कितने टाइम में तय कर रहे हैं? वो डिस्टेंस तय कर रहे हैं लेंथ l का, क्योंकि हमने इतना पैच ही कंसिडर किया है। तो लेंथ l वो तय कर रहे हैं इन डेल्टा t टाइम। तो उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? उनकी वेलोसिटी जिससे वो मूव करें वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो v इज इक्वल टू, हमें पता है v इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ये हो जाएगा l डिवाइडेड बाय डेल्टा t। डेल्टा t की जगह फिर हम क्या लिख सकते हैं? तो डेल्टा t की जगह हम लिख सकते हैं l डिवाइडेड बाय v। ठीक हो गया, और इसको हम v d लिख देते हैं। तो ये आप वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, यानी l यहाँ पर l डिवाइडेड बाय v d। l से कैंसिल हो गया, और v d चूँकि बटे के नीचे है तो फिर आप इसको लिख देंगे n e a v d। हो गया, तो यानी i हमारे पास आ गया है। i क्या होता है? वो होता है v डिवाइडेड बाय r अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। तो ये आपके पास आ गया n e a v d।
है, इसको अब हम थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, अपनी फालतू चीज़ें रिमूव कर देते हैं। हमारे पास फॉर्मूला आ गया है और इफ़ आई कैन फाइंड द रेज़र नहीं मिलेगी। सो यहाँ से हम देखिए VD, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, डिफरेंट कलर से लिख लेते हैं। सो ये आपके पास आ गया VD। आप देखें VD आपके पास क्या आ गया, आ गया V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय NEA। ठीक है, ये जो चीज़ है NEA वो कहाँ जाएगा, नीचे। हमने इस फॉर्मूला को रीअरेंज किया है, VD जो है उसको इधर रहने दिया और बाकी की चीज़ें उठा के इधर ले गए हैं, तो वो रेजिस्टेंस के साथ नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगी और आपके पास ऊपर आगे आ जाएगा V। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा था, तो ये फार्मूला आपने, अगर इफ़ यू कैन रिमेंबर दिस फार्मूला तो बड़ी अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप इसको ड्राइव भी कर सकते हैं। ऑल्दो ये 2 नंबर का सवाल है, इसमें आपको इस पूरे फार्मूला को ड्राइव करना तो मे बी आप किससे ना एक्सपेक्ट किया जाए, बट अगर आप ये फार्मूला याद रख कर लें तो आपको इस क्वेश्चन को जो है वो अटैम्प्ट करने में बड़ी आसानी होगी। कि देखिए पहला आपका ऑप्शन था कि इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, VD पे क्या असर पड़ेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। तो आप पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेंगे तो VD क्या हो रहा है, जो हमारी वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों एक दूसरे के, दोनों जो है वो लीनियर रिलेशनशिप है। सो V इंक्रीज करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज होगी। और दूसरा क्या है, डिक्रीजिंग द लेंथ एंड टेम्परेचर ऑफ द वायर। अब लेंथ और टेम्परेचर दोनों किस में आते हैं, रेजिस्टेंस में आते हैं। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेंथ इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस क्या होती है, लेंथ इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है। तो दोनों को इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, और अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो VD क्या होगा, डिक्रीज, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो इसके साथ इन्वर्स रिलेशन जो है वो शो कर रही है। सो रेजिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे, यानी हम लेंथ को डिक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है। रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है इंक्रीज होगी, क्या होगी, इंक्रीज। तो दोनों सूरतों में, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करने से और या फिर लेंथ और टेम्परेचर दोनों को डिक्रीज करने से हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। सो ये इसका आंसर है, जो कि थोड़ा सा लंबा हो गया, बट आप अगर ये फार्मूला थोड़ा सा माइंड में रखें तो यू कैन आंसर ईजीली, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, हाँ लेकिन फार्मूला याद करना पड़ेगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 है, डू बेंड्स इन अ वायर affect the electrical resistance, affects its electrical resistance, explain। सो बेंड्स क्या होते हैं, यानी आपकी वायर जो है वो अगर लेट्स से सीधी नहीं है, इस तरह मुड़ी हुई है, तो क्या यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो चेंज हो जाएगी। तो इसका जवाब ये है कि हमें पता है रेजिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास होता है, R जो है वो होता है ρL/A। अब इसमें लेंथ तो नहीं चेंज हो रही, बेंड करने से वायर की लेंथ तो उतनी रहेगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, और रो जो है मटेरियल भी वायर का चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि मतलब बेंड्स जो है एज सच हमें फार्मूला में कुछ नहीं बताया गया कि बेंड्स जो है उनको इंक्रीज करने, उनको बेंड अगर होंगे वायर में तो रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगी। तो इसका मतलब है कि हमारा जो फार्मूला है इट्स फ्री ऑफ बेंड्स ना, मतलब वो बेंड पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, जितने मर्जी बैंड हो रेजिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस तो लेंथ पे डिपेंड करी है और एरिया पे और हमारे नेचर ऑफ द मटेरियल पे। तो आपने लिख देना कि रेजिस्टेंस जो है वो नेचर, लेंथ एंड एरिया पे डिपेंड करती है, सिंस ऑल ऑफ दीज 3 फैक्टर्स do not get affected by the bends in the wire, therefore resistance do not get affected by the bends। ठीक है, so no, bends do not affect the electrical resistance। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, what are the resistances of the resistor given in figure A and B। so ये वाला, ये दो हमें resistor दिए गए हैं और हमें ये बताया हुआ है कि भाई ये फ्लां फ्लां कलर्स हैं, तो हमने इनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस निकालनी है। तो अब आप ये करेंगे कि ऊपर टेबल में देखेंगे इन हर एक कलर्स की वैल्यू और उसको यहाँ पे पुट करेंगे, पहला कलर पहला डिजिट, दूसरा कलर दूसरा डिजिट, तीसरा कलर
नंबर ऑफ ज़ीरोज़, और चौथे कलर पे हम ये बताएंगे कि उसकी टॉलरेंस क्या है। तो अगर आप टेबल से देखें तो ब्राउन की वैल्यू होती है 1, तो ये आ जाएगा 1, और ग्रीन की वैल्यू होती है 5, और रेड की वैल्यू होती है 2, लेकिन रेड यहाँ पे थर्ड बैंड है, इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ देखने हैं, तो रेड की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। सो 1500 ओहम तो हो गई इसकी वैल्यू। और गोल्ड है तो इसका मतलब है कि प्लस माइनस 5% का इसका टॉलरेंस है। ठीक हो गया। दूसरा है हमारे पास येलो फर्स्ट, तो उसकी वैल्यू होती है 4, वाइट की वैल्यू होती है 9, और ऑरेंज की वैल्यू होती है 3। तो ये थर्ड बैंड है जो कि नंबर ऑफ जीरोज बता रहा है, तो 49000 यानी 49,000। और सिल्वर है तो सिल्वर की जो साथ में आपने ओहम लिख देना है, और इसके साथ ही बिल्कुल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है आपने लिख देना है प्लस माइनस, चूँकि सिल्वर है तो 10% इसकी टॉलरेंस होगी। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है why does the resistance of a conductor rise with temperature? सो ये बात हमने 2-3 दफ़ा चैप्टर में पढ़ी कि आप जो हमारा जो भी मटेरियल होता है, कंडक्टर होता है, उसमें ऐसा होता है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और फिर इनके साथ ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इनके जो कोरिस्पॉन्डिंग एटम्स हैं, इनको हम कोर्स कहते हैं, वो होते हैं। सो एटम्स जो है वो स्टेशनरी पड़े होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते हैं। तो ब्लू कलर में जो है वो आपके पास एटम्स हैं। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एटम्स जो है वो ऑलरेडी वाइब्रेट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो किसी ना किसी हर टेम्परेचर पर कुछ ना कुछ वो वाइब्रेशन शो कर रहे होंगे। तो हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वो जो उनकी वाइब्रेशन होती है वो बढ़ जाती है, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। सो ये ऊपर नीचे या दाएं बाएं जो है वो वाइब्रेशन कर रहे हैं। तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो इनकी वाइब्रेशन जो है उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है जब फ्लो कर रहे होते हैं सर्किट में, तो वो चूँकि अब आपके पास यहाँ पर एक एटम भी वाइब्रेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हुए उसके देयर इज अ ग्रेटर प्रोबेबिलिटी कि इलेक्ट्रॉन जो है इट विल कोलाइड विद द एटम। ठीक है, सो ग्रेटर द वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड, ग्रेटर इज द प्रोबेबिलिटी दैट इलेक्ट्रॉन विल कोलाइड विद द एटम, एंड देयरफॉर जब वो एटम से टकराएगा तो दिस विल इंक्रीज द रेजिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की फ्लो में जो मज़ाहमत है, जो रुकावट है, उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से जो आपके आयंस हैं, कोर्स हैं आपकी एटम कोर एटम्स हैं, दे विल vibrate with greater amplitudes and hence give a bigger target for electrons to move, therefore the resistance of the conductor increases। ठीक हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है what are the difficulties in testing whether the filament of a light bulb obeys Ohm's law? तो Ohm's law क्या है कि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, एंड इन अदर वर्ड्स V इज इक्वल टू IR, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है और करंट है उनके दरमियान जो रिलेशन है वो लीनियर है। ठीक है, इस तरह का। अब जो हमारा फिलामेंट लैम्प है या फिलामेंट बल्ब है, वो बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपको पता है उसकी जो उसका उसका बेसिकली जैसे वो जितनी देर तक पोटेंशियल अगर हम इंक्रीज करेंगे तो उसका क्या होगा कि वो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा उसका। ठीक है, और टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहेगी। ठीक है, यहाँ पे तो अगर एक स्ट्रेट लाइन हो, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था जब हमने ये टॉपिक पढ़ा, स्ट्रेट लाइन हो तो मतलब रेजिस्टेंस जो है उसकी थ्रू आउट वैल्यू जो है वो सेम है। अब अगर रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू सेम नहीं रहेगी तो जाहिर है V जो है वो प्रोपोर्शनल नहीं रहा I के, ये स्ट्रेट लाइन जो है वो रिजल्ट में नहीं आएगी, दिस लाइन विल लाइक बेंड टुवर्ड्स लाइक दिस। सो दिस इज अ वैल्यू ऑफ वोल्टेज की जिसको आप मज़ीद बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि चूँकि आपका बल्ब जो है इसको टेम्परेचर राइज किया हुआ है तो रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज हो जाएगी, and therefore it will not obey Ohm's law. So these are the difficulties. The difficulty is actually the rise in the temperature, and since the temperature rises, the resistance of the filament bulb also rises, and
एट दैट पॉइंट इट डजंट ओबे ओहम्स लॉ। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 13.6 है, इज द फिलामेंट रेजिस्टेंस लोअर और हायर इन अ 500 वॉट 220 वोल्ट लाइट बल्ब देन इन अ 100 वॉट 220 वोल्ट लाइट बल्ब। तो हमसे वो पूछ क्या रहा है, फिलामेंट रेजिस्टेंस आर पूछ रहा है, और हमें उसने पावर दी हुई है वॉट में और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। सो हमें P दिया हुआ है, लेट्स से 500 वॉट, और हमें V दिया हुआ है फर्स्ट वाले का 220 वोल्ट। सो आर हमसे पूछी है, तो हमें पता है कि पावर के 3 फार्मूला में से एक में ऐसा भी होता है कि V आता है और R आता है। तो वो फार्मूला क्या है, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। तो यहाँ से R क्या आ जाएगा, इस फार्मूला से R आ जाएगा आपके पास V स्क्वायर डिवाइडेड बाय P। अब आपने सिंपली क्या करना है कि एक दफ़ा इस वाले के लिए निकाल लेनी है R की वैल्यू, एक दफ़ा दूसरे वाले के लिए निकाल लेनी है। वैसे अगर आप देखें तो दोनों के लिए V की वैल्यू तो सेम है, यानी 220 वोल्ट्स, और जो आपकी पावर है वो फर्स्ट वाले की पावर ज़्यादा है, सेकंड वाले की पावर जो है वो कम है, 100 वॉट सॉरी, तो सेकंड वाले की पावर जो है वो कम है। तो रिज़ल्ट आपका ये आना चाहिए, लेकिन आपने खुद ही निकालना है कैलकुलेटर सॉल्व करके। तो रिज़ल्ट वैसे आपका आना ये चाहिए कि चूँकि आपके पास 220 का स्क्वायर है ऊपर, और नीचे एक दफ़ा आपके पास 500 है, और दूसरी दफ़ा 220 को आप 100 से डिवाइड करेंगे इसके स्क्वायर को। तो जो ये वाला आपकी वैल्यू होगी इसका आंसर बड़ा आएगा और इस वाले का आंसर छोटा आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है। तो जो पहले वाला आपका रेजिस्टेंस, पहले वाला आपका बल्ब होगा, फिलामेंट रेजिस्टेंस हायर और लोअर, पहले वाले में लोअर होगी वैल्यू और सेकंड वाले में हायर होगी, क्योंकि सेकंड वाले को एक छोटा डिनोमिनेटर डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये आपने बहरहाल निकाल लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्क्राइब ए सर्किट विच विल गिव ए कंटिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल। तो कंटिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल का हमने अभी लास्ट टॉपिक ही पढ़ा है, जिसमें हमने एक सर्किट बनाया था जो कि कंटिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल देता है, जो कि बिल्कुल रियोस्टेट की तरह का था। और सर्किट क्या था, आपने सर्किट ड्रॉ कर देना है कि भाई हमारे पास जो है वो इस तरह एक लंबी सी वायर है जिसके 2 टर्मिनल्स हैं A और B, और तीसरा टर्मिनल जो है वो उसका C है। और अगर आपको किसी भी सर्किट के क्रॉस वेरिंग पोटेंशियल चाहिए तो यू विल पुट दैट सर्किट अराउंड अक्रॉस दीज 2 पॉइंट्स A एंड C। सो आप क्या करेंगे, उस सर्किट को A और C पॉइंट के दरमियान पुट करेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आप C को यहाँ पे जैसे जैसे स्लाइड करते हैं तो VAC चेंज होता है। और VAC क्या था, आपने वो भी लिख देना है। VAC आपके पास था स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R इंटू EMF ऑफ द बैटरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, explain why the terminal potential difference of a battery decreases when the current drawn from it is increased। ठीक है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमें एक फार्मूला पता है, और फार्मूला ये है। तो इस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं, फार्मूला हमारा ये था कि जो बैटरी की टोटल ईएमएफ है, दैट ईएमएफ इज यूटिलाइज्ड इनसाइड द बैटरी एज अ वोल्टेज ड्रॉप इनसाइड द बैटरी I टाइम्स R। ठीक है, R इज द रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, प्लस टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो कि बैटरी के बाहर के 2 सिरों पर होता है। तो अब हम वो कह रहे हैं कि वाई टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है तो इसको हम यहाँ से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को सेपरेट कर लेते हैं। सो वी टी क्या आ जाएगा, E को इधर ही रहने दें, आई आर को उठा के उधर ले जाएं, तो ये आ जाएगा E माइनस आई आर। कहते हैं कि जब हम करंट ड्रॉ जो कर रहे हैं वो इंक्रीज करते हैं I, तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिक्रीज हो जाता है। ऐसा क्यों है, तो ये फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रहा है कि जो वी टी है इट विल डिक्रीज व्हेन आई विल इंक्रीज। तो आई जो है इंक्रीज होगा तो आई आर वाली जो वैल्यू है, क्वांटिटी है, वो बड़ी हो जाएगी आई के इंक्रीज करने से, और ई में से एक बड़ी वैल्यू माइनस होगी। ठीक है, और ई में से अगर एक बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है तो मतलब जाहिर है जो ओवरऑल आंसर आ रहा है वो छोटा होगा, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कम हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स, जब आप करंट जो है वो इंक्रीज करते हैं सर्किट में, करंट जो ड्रॉ हो रहा है बैटरी से वो इंक्रीज करते हैं, तो उसके अपने अक्रॉस जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है वहाँ पर भी जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो इंक्रीज हो जाता है। देयरफॉर आपका जो टोटल ईएमएफ ऑफ द बैटरी है उसमें से ज़्यादा हिस्सा, यानी पहले से ज़्यादा हिस्सा जो है वो बैटरी के अपने अक्रॉस
जो रेजिस्टेंस है उसमें ड्रॉप हो रहा है। तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू कम रह जाएगी क्योंकि वो उन दोनों का ही सम था। ठीक हो गया, सॉरी डिफरेंस था, तो उसकी वैल्यू जो है वो कम रह जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज वेटस्टोन ब्रिज एंड हाउ इट कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन एन अननोन रेजिस्टेंस। सो इसमें आपने बड़ा ब्रीफली लिख देना है कि वेटस्टोन ब्रिज जो है इट्स कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस और यू कैन फाइंड, आप उसका फॉर्म, उसका डायग्राम बना दीजिए और उसका जो एंड पे हमने फार्मूला बनाया था वो लिख दीजिए। तो 2 नंबर के क्वेश्चन में आप जैसे इसको 2 लाइन में एक्सप्लेन करेंगे और इसका जो रिजल्टिंग फार्मूला है जिसकी मदद से हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, यानी R1 डिवाइडेड बाय R2 इक्वल्स टू R3 डिवाइडेड बाय R4, उनमें से किसी एक को Rx कह दें तो बाकी अगर तीनों हमें फाइंड मालूम है तो हम Rx को फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये हो गया हमारा हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस। इनको आपने आज ही कंप्लीटली अपने रजिस्टर पर नोट कर लेना है, सॉल्व कर लेना है और सुबह हम प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।